नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम 4 जून है, अपन 2 इशू डिस्कस करेंगे। एक न्यूज़पेपर में आया है, एक अपन बेसिक लिया है इथिक्स का, जो पॉलिटिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं, राजनीतिक अभिवृत्ति के संदर्भ में। बहुत शानदार एग्जाम्पल से समझ, ताकि एग्जाम नज़दीक हैं तो अपन जो चीज़ें भूल नहीं जाए तो रिवीजन आसानी से हो जाए। और ये भ्रामक हो सकता है देशों में कर अंतर की तुलना। इसका अपना पेपर वर्ल्ड बैंक, जो विश्व की जो सिलेबस है, विश्व की अर्थव्यवस्था, उसी के संदर्भ में ये आया है। तो अपन को फर्स्ट पेपर है, पेपर कौन सा है? फर्स्ट पेपर याद रखना ये। और ये विश्व की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक के अनुसार जारी किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक के अनुसार, याद रखना ये बात। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये जारी की रिपोर्ट, जिसके अंदर ये बताया कि भारत को IMF के अनुसार जो 4th लार्जेस्ट बनी है अर्थव्यवस्था, जो जापान को पीछे छोड़ के बनी है। याद रखना ये बात। किसको? जापान को पीछे छोड़ के ये अर्थव्यवस्था बनी। उसी के संदर्भ में ये रिलेटेड आर्टिकल आया है, जिसके संदर्भ में ये बात बोली जा रही है। तो अपन इसी के बेसिक पढ़ेंगे, जिससे पहले अपन पढ़ेंगे। देखो, विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक रिपोर्ट जब जारी करता है ना, तब देश की अर्थव्यवस्था सुधारने सजेशन भी साथ में देता है, स्ट्रक्चर भी देता है, कितना लोन है वो सब कुछ बताता है। जब IMF जब है ना, IMF ने अपनी भारत की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर की। कितनी? IMF कर, दोनों अपने टॉपिक के अंदर है, इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि अपना भूल ना पाए। जैसे IMF है, इसने अभी हाल ही में भारत की 6.5 से इकोनॉमी GDP दर तो घटा दी, लेकिन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, जापान को पीछे छोड़ते चल रहे। कारण बताया कि भारत की अभी ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो बढ़ते जा रही है, और 2028 के बाद में जर्मनी को पीछे छोड़ने की बताया जा रहा है। 27-28 की बात हो रही। उस समय इनकी भारत की जो GDP है, कुल 5.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बातें की गई है। अब जापान को तो पीछे छोड़ा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ गया है कि अगर कर और अंतर्राज्यीय उभरती हुई विकासशील देशों को है ना, तो GDP की तुलना में कर विकसित देशों के कम है। मतलब ये कह रहा है कि कर GDP की तुलना में विकसित देशों से भी कम है। कर की जो योजना है ना, टैक्स पेयर, वो विकसित देश ज़्यादा लगाते हैं और विकासशील देश कम लगाते हैं। बात भी समझ। जबकि भारत कम लगाते लगाते भी चौथी अर्थव्यवस्था लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। पहले है USA, फिर चाइना, फिर जर्मनी, जो IMF के अनुसार बता रहा है। अभी ये सामान्य तौर पर कह रहा है 3 से 4% GDP की भारत की बता रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार। रिपोर्ट के अनुसार देशों के बीच के करों की अंतर की तुलना करता है। ये कह रहा है कि ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि USA क्या करता है, USA, चाइना और जर्मनी, इन तीनों की कंपेयर करता है भारत के साथ। क्या करता है? भारत के साथ कंपेयर करता है। कारण कि भारत 4th लार्जेस्ट बना, क्या कारण है? लेकिन ये सब टैक्स पेयर ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन फिर भी भारत इतना टैक्स पेयर नहीं लगाता है। कारण यही है कि भारत जो है वर्तमान में वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उसी के संदर्भ में ये बात की गई है लेखक के द्वारा। तो ये कह रहा है कि कर जो परियोजना है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष, 2 प्रकार के कर लगाते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये 2 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं अप्रत्यक्ष कर में। तो इस कर में परियोजना बताई गई है इसने। अब अपन बेसिक पढ़ते हैं। उससे पहले अपन रिपोर्ट में ये भी कहा है कि भारत सामाजिक आर्थिक नीतिगत संरचना में हर देश में अपनी सामाजिक आर्थिक नीतिगत संरचना होती है। भारत कर संग्रहण की प्रक्रिया अनुपालन कर आधारित विकसित देशों की तुलना में अलग है। भारतीय कर संरचना अलग है क्योंकि भारत गरीब सामाजिक आर्थिक योजना भी चलाता है। उस हिसाब से उसके अनुसार भारत एक चलाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा कि भारत अपने कर आधार बढ़ाने, अनुपालन सरल बनाने, कर नीति पारदर्शी लाने की जरूरत। अगर भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है, 27-28 की बात कर रहा है, जर्मनी को भी, तो उस समय से पहले भारत को एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा, नीति पारदर्शिता बनाने की जरूरत है। अब अपन पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है। देखो, वर्ल्ड बैंक के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये 1944 के अंतर्गत ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था, उस समय ये दोनों संस्थाएं विकसित हुई थी। कौन कौन सी? IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। अभी
वहाँ पे IMF 190 शायद 193 देश हैं या 190 ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे 189 देश है। कितने? 89 देश है। कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वोटिंग पावर की बात की जाए तो यहाँ पे USA, जापान, चीन और जर्मनी और UK, यहाँ वोटिंग पावर है ना, वो कहाँ कौन सी ज़्यादा है? पहला USA, फिर चाइना, फिर चीन, पहले USA, फिर जापान, फिर चीन, जर्मनी और UK के में वर्ल्ड बैंक में वोटिंग पावर ज़्यादा है। अब 170 देशों में काम करता है। कितनी? ये वर्ल्ड बैंक है ना, फैक्ट याद रखना, ये 170 देशों में ही काम करता है। 15,000 से भी अधिक वित्त पोषित योजना चल रही है। कितनी? 15,000 से अधिक फंडिंग देता है। ये कौन देता है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ये याद रखना फैक्ट। अब मोटी मोटी बात की जाए, क्या इसकी भारत के संदर्भ में क्या क्या योजना चल रही है वो अपन आगे पढ़ेंगे। इससे पहले बेसिक याद रखना, ये मैंने बताया वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अब आगे चलते हैं। मुख्य बिंदु इस लेखक के अनुसार मुख्य बिंदु ये है कि भारत का कर GDP अनुपात विकसित देशों की तुलना में कम। अब GDP की बार बार आ रहा है, आपको पता है GDP क्या होता है? एक देश के अंदर उत्पाद, वस्तु और सेवाओं को निर्यात, आयात, निर्यात दोनों किया जाता है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? GDP। एक वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, जितनी भी वस्तु सेवा हो, कितनी? एक वर्ष के अंतर्गत। ये बाउंड्री है, इसी के अंदर एक वर्ष है तो पूरे साल का कोटा तैयार होगा, उसके अंदर वस्तु और सेवाओं का जो आयात निर्यात दोनों किया जाता है वो दोनों में शामिल किया जाता है। अब आगे चलते हैं। विकसित देशों की तुलना में कम होता है। कर अंतर की तुलना करते समय देश में सामाजिक आर्थिक संरचना नीतियों को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय कर आधार बढ़ाने का अनुपालन प्रक्रिया सरल बनाने की आवश्यकता है। और ठीक है, और रिपोर्ट में यही कहा है, भारत कर नीति पारदर्शिता स्थिरता लाने की जरूरत है अगर भारत को जर्मनी को पीछे छोड़ना 28 से पहले। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं होती है। बेसिक तो ये बात है कि, और 5 संस्थाएं क्या क्या होती है वो है IBRD, IDA, एक तो पहला तो है IBRD, फिर IDA, फिर IFC, फिर MIGA और फिर ICSID, जो इसका भारत पार्ट नहीं है, इसका भारत सदस्य नहीं, बाकी चारों का है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मध्यम आय वाले देशों को रियायती ब्याज दर ऋण, मतलब ये कहता है कि निम्न वर्ग वाले, जैसे भारत है अभी मध्यम आय वाला है IMF के अनुसार, लेकिन इनको ऋण कौन देता है? भारत को IBRD देता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। भारत, आपके मेंस में प्रश्न आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख 5 संस्थाओं के नाम बताऊं, है तो आपको ये नाम याद रखना है। IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दूसरी, जो गरीब देश हैं ब्याज पर कम ब्याज ऋण अनुदान देता है, ये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, IFC। IBRD, IDA, IFC मतलब ये निजी क्षेत्र में निवेश के लिए बढ़ावा देते हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी है जी, मतलब बहु विकासशील योजनाओं के क्षेत्र में काम करते हैं, विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने में जोखिम बीमा पॉलिसी बनाती है, जिसका नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। 5 जो हैं वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये मतलब कहता है कि कोई अगर विवाद खड़ा होता है तो उसको निपटाने में काम मदद करता है। ये निवेशकों विवादों का समाधान करता है। कौन करता है? ICSID मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो आपको ये याद रखनी 500 संस्था है, इसीलिए मैंने ये साथ में ऐड करके आपको दिया। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक और भारत के मुख्य बिंदु की बात की जाए तो ये 1944 के वर्ल्ड बैंक संस्था में भारत जब से बना है तब से भारत इसका संस्थापक सदस्य बना है। पहला ऋण भारत को, अगर भारत की भूमिका की बात की जाए वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में, तो पहला अगर ऋण दिया था 1949 में भारतीय रेलवे के लिए। ये आपको फैक्ट लिखना है कि क्वेश्चन इस बार बनाया गया वर्ल्ड बैंक से। 2023 तक भारत ने वर्ल्ड बैंक को लगभग 39.28 मिलियन डॉलर का ऋण दिया, जो सबसे बड़ा लाभार्थी है। ये कह रहा है कि 2023 तक 1949 में पहला भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दिया था, 1944 से भारत संस्थापक सदस्य है, और 2023 तक भारत ने वर्ल्ड बैंक से लगभग 39.28 बिलियन डॉलर से ऋण दिया। अब सबसे बड़ा लाभार्थी भारत बन रहा है, किसका? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अब वर्ल्ड बैंक भारत में वर्ल्ड बैंक की वित्त पोषित संस्था कौन कौन सी है और राजस्थान में भी कौन कौन सी है अपन पढ़ेंगे। बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो PM ग्राम सड़क योजना, ये पहली योजना आपको याद रखने, जिसका 1.8 बिलियन डॉलर दिया गया है। फिर रेलवे 1985 में दिया, आपको पता ही होगा, और बंदरगाह में भी अभी दिया जा रहा है
जो हो नन्हावा सेवा में बंदरगाह पोर्ट बन रहा है। तो आपको बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो ग्राम सड़क योजना रेलवे के क्षेत्र में दिया गया है और बंदरगाह क्षेत्र में नन्हावा जो सेवा है वहाँ पे दिया जा रहा है। शिक्षा की बात की जाए सर्व शिक्षा अभियान $1 मिलियन 2024 में दिया था। गुजरात में गोल प्रोजेक्ट नाम से चल रहा है, वहाँ पे $250 मिलियन का प्रोजेक्ट दिया। शिक्षा में गुजरात में गोल नाम से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, शिक्षा वर्ल्ड बैंक के साथ भारत मिल के बनाया अभियान चला रहा है। दो आपको बुनियादी ढांचे और शिक्षा की बात हुई। अब कोविड-19 की बात की जाए तो $2 बिलियन की 2020-22 से टीबी पोलियो उन्मूलन, देखो पहली बात यार कोविड आया था उस समय स्वास्थ्य के संदर्भ में $2 बिलियन की ऋण दिया गया था। टीबी पोलियो उन्मूलन ग्रामीण विकास स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो ये $1.5 मिलियन 2015 से अभी तक दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 77 मिलियन महिलाओं को लाभ मिला। तो आपको कोविड-19 के समय और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के संदर्भ में लोन जो दिया गया है वो वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अब आपको ऊर्जा भी याद रखना, सेक्टर जब भी प्रश्न आए ना तो आप सेक्टर वाइज लिखो, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा। अब ऊर्जा की बात की जाए तो 750 गीगा मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भारत को वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन दिया गया। दूसरा हरित ऊर्जा के लिए $3 बिलियन 2003। तो एक तो आपको 750 मेगा प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा के संदर्भ में है, एक हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने $3 बिलियन 2024 के लिए लोन दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कोविड-19 के लिए बात की जाए $1.65 मिलियन नॉन फॉर्मल सेक्टर असंगठित जिनका कोई रजिस्टर नहीं होता वो फुटपाथ वे कबाड़ी वाले जैसे लोगों को असंगठित क्षेत्र में रखा गया और संगठित क्षेत्र $500 मिलियन 2021 में रखा। अब कुल मिला के बात यही है कि भारत में 783 परियोजना में $39.28 मिलियन का निवेश किया गया। आत्मनिर्भर टोटल विश्व में 15,000 योजना चल रही है, उनमें से 7,083 कहाँ चल रही है भारत के अंदर। भारत ने लोन 1949 से अब तक कितना लिया, $39.28 बिलियन का। अगर मान लो आपने इस तरफ हैक लिया, क्या एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका मतलब इतना सा सिंपल सरल यही है कि आपके सामने एक बार स्कैन हो, आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी चीज़ अगर भूल भी रहे तो आपका रिवीजन करना आसान हो। कुछ भी टाइम नहीं निकलता अपना और कंज्यूम टाइम होता है और डेली बेसिस पे पता रहता है कि न्यूज़ में आया था इसलिए टॉपिक पेपर में आया। तो आपको याद रखना बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कुल मिला के ये निवेश निष्कर्ष की बात की हो तो आपको ये लिखना है। अब ये आपको योजना याद रखनी है। पीएम ग्राम सड़क योजना है, पहला बंदरगाह योजना के साथ रेलवे है, सर्व शिक्षा अभियान है, गुजरात में गोल प्रोजेक्ट चल रहा है और कोविड-19 के टाइम में योजना चल रही है वो भी याद रखना। सौर ऊर्जा भी याद रखना, हरित ऊर्जा के संदर्भ में आपको ये मोटा मोटा आपको ये याद रखना। अब आगे चलते हैं कि ये 31 का है, उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान में क्या की योजना चल रही है। राजस्थान वर्ल्ड बैंक की अगर वित्त पोषित की बात की जाए तो योजना चल रही है राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सेकंड चरण 2019 में चल रहा था। कौन सा? राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सेकंड, आपको ये याद रखना वर्ल्ड बैंक के अनुसार चल रहा है, जो $250 बिलियन का ऋण 767 किलोमीटर स्टेट हाईवे और जिला सड़कों का निर्धारण, टेक्नोलॉजी, सड़क सुरक्षा, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी क्षमता बढ़ाने की जोर दिया। तो मोटा मोटा याद रखना राजस्थान के स्टेट हाईवे जो बन रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के अनुसार $250 बिलियन का ऋण दिया गया। दूसरी बात करनी ग्रामीण सड़कें, जो मैंने आपको बुनियादी ढांचे में बताई थी, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़कें योजना वो भी चल रही है राजस्थान में, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने 2024 में $2.1 मिलियन का लोन दिया था। राजस्थान में 48,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य तक आज तो ये पॉइंट आते हैं बुनियादी ढांचे में, किस में आते हैं? ये चारों ही बुनियादी ढांचे में आता है, सड़क, रेलवे सब है ना। अब मान लो राजस्थान रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका 17 जिलों में चल रहा है। ये आपको प्रोजेक्ट याद रखना, 2 नंबर का पर्सन या कहीं भी लिखने का मौका मिले तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। राजस्थान रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट जो चल रहा है, क्या चल रहा है? 162.7 मिलियन को 17 जिलों में और 4 लाख ग्रामीण परिवारों की आय के सर्जन में स्वयं सहायता और कौशल परीक्षण। देखो लाइवलीहुड क्या होता है? आजीविका, रोजगार, आपके जीवन में रोजगार, स्किल जो आपको पेमेंट मिले,
आपका पैसा आए जेब में, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड, आजीविका, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चलाया जा रहा है। 162.7 मिलियन डॉलर से चलाया जा रहा है, 17 जिलों में चलाया जा रहा है। 4 लाख ग्रामीण परिवार जिसकी आय सर्जन, स्वयं सहायता समूह और कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। तो आपको राजस्थान स्टेट हाईवे प्रोग्राम्स सेकंड चरण, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट और ग्रामीण सड़कें के अंदर आपको योजना चल रही है, उनको भी आपको याद रखना जो आपके राजस्थान में चल रही है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। एक चौथी योजना चल रही है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, 2018 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 2018 से चल रहा है। 21.7 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, बजट प्रबंधन पारदर्शिता। कौन सी योजना चल रही है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के रूप में 2018 से चल रहा है। 5वां चल रही है रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, 160 मिलियन डॉलर, 1056 गाँवों की सड़कों को जोड़ा गया PWD के अनुसार। अब टीबी उन्मूलन प्रोग्राम की बात की जाए तो 400 मिलियन डॉलर का हिस्सा राजस्थान सहित 9 राज्यों के लिए निजी पब्लिक जो सेक्टर है टीबी के नियंत्रण। तो आपको ये बात की याद नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में है, बताओ बुनियादी क्षेत्र में, है ना, ये क्या कीवर्ड है ना। तो इसके अंदर ये सारी योजना लिखनी है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आ गए तो टीबी उन्मूलन प्रोग्राम 400 मिलियन डॉलर का हिस्सा है जो राजस्थान के 9 राज्यों के लिए निजी पब्लिक क्षेत्र में टीबी की नियंत्रण गुणवत्ता है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट 2018 में 21.7 मिलियन डॉलर बजट प्रबंधन पारदर्शिता राजस्व दक्षता को सुधारने का मौका मिला। रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन बढ़ाने के लिए 2014 से अभी तक 1056 गाँव सड़कों को जोड़ा है, लेकिन 160 बिलियन डॉलर खर्च हुए। तो आपको मैंने भारत की योजना कौन कौन सी है, राजस्थान की योजना कौन कौन सी है और वर्ल्ड बैंक के क्या है। अभी कुछ वर्ल्ड बैंक के अनुसार और भी योजना चल रही है 25 में, वो भी भारत के अंदर चल रही है। एक तो है डिजिटल इंडिया मिशन, ये आप याद रखना, मैं बोल रहा हूँ डिजिटल इंडिया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिसके अंदर 800 बिलियन डॉलर का ऋण लिया है। दूसरी कोविड-19 वाली मैंने बता दी आपको 2 मिलियन। लेकिन आपको ये याद रखना, अभी वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट आर्थिक लाभ क्या बताती है। एक तो बताती है आर्थिक लाभ, किसको, भारत के संदर्भ में। क्यों आर्थिक लाभ? GDP बता रही है 6.8% भारत की GDP 2024 में ये अनुमान बताया था। गरीबी उन्मूलन, जिसके अंदर ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी भारत ने 12.9% से घटाकर 8.75% गरीबी। अभी एक तो आर्थिक क्षेत्र में GDP की बात की और एक गरीबी में अभी 8.5% ही गरीबी है, 12.9% घटा के 8.5% गरीबी रह गई है। अब तकनीकी सहायता की बात करें, डाटा एनालिसिस, नीति निर्माण, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन तीनों के क्षेत्र में भारत को लाभ बताया है। आर्थिक क्षेत्र में GDP 6.8% है, गरीबी में 12.9% गरीबी से बाहर किया और 8.5% अभी वर्तमान में है, जिनको आने वाले समय में ये रिड्यूस करेंगे। तकनीकी सहायता की बात की जाए तो डाटा एनालिसिस, नीति निर्माण, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूप में ही काम हो रहा है। तो मैंने आपको पूरा वर्ल्ड बैंक के बेसिक बताया, कब बना, कब गठन हुआ और क्या राजस्थान में योजना चल रही, भारत में एक योजना क्या इसकी उपलब्धियाँ और भारत के संदर्भ में क्या उपलब्धियाँ। तो मैंने आपको पूरा समझाया, तो आपको इस तरह लिखना है। अब चलते हैं अपन अगला आर्टिकल, जो इथिक्स का आज मैंने उठाया है, क्योंकि आर्टिकल आज को खास आया नहीं, तो मैंने इथिक्स का उठाया ताकि आपका टॉपिक कवर हो। अब टॉपिक क्या कहता है कि राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है। राजनीतिक अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति या संस्था, समूह, उन विश्वास, कोई भी मान लो व्यक्ति या कोई समूह ले लो, ग्रुप ले लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप ले लो, कि उन विश्वास, मूल्यों और भावनाओं को दर्शाती है, उनके राजनीतिक व्यवहार निर्णय को प्रभावित करता है, जिनके आधार पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन, जो वो ऐड देगा उनके मूल्यों पर, विश्वास पर, भावनाओं को दर्शाता है, क्योंकि जनता उससे जुड़ी इन्फ्लुएंसन होती है। दूसरा, कोई मान लो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में गाँव में महिलाओं के लिए काम करती है, लोन दिलाती है बैंकों से, अगर उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है, जो जनता के बीच में विश्वास, मूल्य और भावना को दर्शाता है, उसी को बोलते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति। मतलब सीधा सा है, आप जो काम कर रहे हैं, आपके द्वारा कार्य किया गया, वो राजनीतिक अभिवृत्ति है। जैसे नैतिकता, ये अभिवृत्ति तब महत्वपूर्ण बन जाती है जो नैतिक निर्णय, नैतिक तटस्थता, नैतिक दुविधा को प्रभावित कर। मतलब आप ये किस भावना से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस मूल्य से कर रहे हैं, किस विश्वास से कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति।
राजनीतिक अभिवृत्ति से मुख्य आधारित वैचारिक जो बिंदु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसको विशेषता भी बोल सकते हैं आप, मुख्य बिंदु भी बोल सकते हैं। वो होते हैं वैचारिक झुकाव जो समाजवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवादी के आधार, मतलब राजनीतिक मूल्यों का भी कई कई विचारक होते हैं, समाजवाद, पूंजीवाद, है ना। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो ये जाति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति की बात करता है। तीसरा बिंदु है मूल्य और विश्वास, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों को ये विश्वास रखता है। अनुभव की बात की जाए सरकार की नीतियाँ नेताओं के साथ, तो आपको याद रखना वैचारिक झुकाव, सामाजिक पृष्ठभूमि, मूल्य और विश्वास और अनुभव। उदाहरण देखा जाए भारत किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अभिवृत्ति उनके क्षेत्रीय पहचान, जैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति, आर्थिक स्थिति में गरीबी और वामपंथी झुकाव से प्रभावित, मतलब ये कह रहा है कि जातिगत राजनीति यूपी क्षेत्र में ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति, गरीबी, वामपंथी झुकाव जैसे बातें करते हैं। अब मोटा मोटा एग्जाम्पल ये समझते हैं कि पहले किसी व्यक्ति ने संस्था किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा, नीति, नेता प्रति झुकाव कैसा है, वो समर्थन कैसा है, वो विश्वास, मूल्य और उपासना को दर्शाता है, वही एक राजनीतिक मूल्य है। अब राजनीतिक मूल्य जब निर्णय लेगा, भाई सीधी बात है, कोई भी निर्णय लेगा तो कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो राजनीतिक प्रशासन में होगा। तो नीति निर्माण के अगर राजनीतिक अभिवृत्ति के रूप में देखा जाए तो क्या होगा, प्रशासनिक नैतिकता, अपेक्षित मूल्य क्या क्या, भाई मान लो कोई भी राजनीतिक अभिवृत्ति का अगर मान लो एसडीएम बना तो उसके अपेक्षा क्या करते हैं, नैतिक मूल्य कैसा है, नैतिक तटस्थ है, मोरल न्यूट्रलिटी है, ईमानदारी है, निष्पक्षता है, कर्तव्य परायणता है, ये सारी बातें उसके अंदर आपको लिखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि प्रशासन में राजनीतिक अभिवृत्ति नीति शास्त्र का महत्व है। नीति निर्माण मतलब नैतिक अभिवृत्ति नीतियों में जनहित की बनती है। भ्रष्टाचार नियंत्रण नीति शास्त्र भ्रष्टाचार को रोकता है। नैतिक पारदर्शिता की बात करता है जो प्रशासनिक महत्व दर्शा, अगर राजनीतिक तटस्थता से, नैतिक दुविधा से, विचारधारा से ऊपर होकर कोई भी अगर नेता सेवा करता है तो उनके द्वारा निर्णय गए वो नीति निर्माण को भी दर्शाता है। भ्रष्टाचार नियंत्रण रोकने में भूमिका में पारदर्शिता में अधिक कार्य होगा और जन सेवा में अधिक लगाव होगा। ये तब होगा जब कोई व्यक्ति समूह के द्वारा वैचारिक झुकाव न करके नैतिक तटस्थता के आधार पर कार्य करेगा, तभी ये काम होगा। नहीं तो फिर बताइए सामाजिक जातिवाद से अगर मान लो इन्वॉल्व है तो वो अपनी जाति को बढ़ावा देगा, है ना। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे अगर मान लो राजनीतिक अभिवृत्ति अच्छी है, विश्वास, मूल्य, उपासना में बना रखा, किसी के इन्वॉल्व नहीं होता है, नैतिक मूल्यों से बढ़ावा देता है, नैतिक तटस्थता से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, निष्पक्षता से काम कर रहा है, तो कर्तव्य जो प्रायणित है, निर्णय नीतियों संविधान आधारित है, उनको बढ़ावा देगा। तो आपका नीति निर्माण नैतिक अभिवृत्ति नीतियों से जनहित से बनती है, सही बात है। भ्रष्टाचार नियंत्रण, अगर मान लो एसडीएम आप पद पर बने हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार नियंत्रण रखेंगे। पारदर्शिता, नैतिक प्रसारित जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और नैतिकता प्रशासन जनता की सेवा में प्राथमिकता देता, न कि निजी हितों में। अब एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। मान लो नैतिक दृष्टिकोण से उदाहरण समझते हैं, अफसर का झुकाव नीति निष्पक्षता में, मान लो नीति निर्माण में या पारदर्शिता में, तो नैतिक दुविधा से ऊपर उठे। राम को संविधान, प्रशासनिक, ईमानदार, जनहित में प्राथमिकता देता है। निष्पक्ष जांच करनी और नैतिकता तटस्थता बोलते हैं, मतलब वो राजनीति से ऊपर उठ के निष्पक्ष होकर जांच करता है, उसको बोलते हैं नैतिक तटस्थता। अब मान लो जो भ्रष्टाचार की बात करें, सोशल मीडिया ने ऐसे नैतिक को बल मिलेगा जिसकी वजह से वो अपना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखेगा। मान लीजिए कुछ सोशल मीडिया और नैतिकता की बात हो रही है। सीमा एक आरएस अधिकारी है, निजी सोशल मीडिया में अकाउंट पर अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल से एक पोस्ट करती है। जनता में उनकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा होने लगता है, उनके निर्णय और राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है। सार्वजनिक पद पर रहते हुए अधिकारी अपनी निजी राजनीतिक विचारधारा और सार्वजनिक रूप से कार्य करता है। मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पे आप ट्वीट कर रहे हैं, उसके आधार पे आपकी नैतिकता दिखती है। अब चुनाव ड्यूटी लगी है आपकी, अगर राजनीतिक अभिवृत्ति अच्छी है तो आपकी जो चुनाव ड्यूटी लगी है उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा, पारदर्शिता में काम करेंगे क्योंकि आप अक्सर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों लोगों को फॉलो करोगे। पंचायत राज अधिकारी पक्षपात, एक ग्राम अधिकारी है, वो भी अपनी पसंदीदा पार्टी से हैं, तो कहना है कि विकास कार्यों में बजट सिर्फ उनका समर्थन वार्डों में खर्च होगा। अगर आप राजनीतिक रूप से किसी पार्टी से जुड़े हुए तो क्या होगा, तो आप किसी पार्टी के बल में पंचायत राज में विकास में कार्य करोगे और महत्व दोगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी के संदर्भ में अपन एक प्रश्न पढ़ा और अच्छे से डिस्कशन किया है।
और इस स्लाइड को मैं आज ग्रुप में दूंगा ताकि ये रिवीजन करने में आपकी भूमिका रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट एडिटर ऑन द टाइम एग्जाम होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके सामने पेपर अच्छा आएगा, तो आप सभी अच्छे से करके आएंगे। और मेरी तरफ से आपको अभी सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में, और हो सके तो आपकी जनवन जो रिकमेंडेशन, जैसे ये चैनल है, आपको जो चैनल दे रहा है आपको ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप काम कर पाए। वरना देखो, कहने वाले बहुत आएंगे, नहीं हो पाता, आसान नहीं है। मैं जो मेहनत करके लेके आता हूँ, मेरा ट्रस्ट आपके प्रति है, ताकि एग्ज़ाम में आप इस बार साबित करें कि अखबार की पढ़ी हुई बातें एग्ज़ाम में आप शामिल होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।